गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीकॉम पार्ट सेकेंड के बीएसटी के पेपर इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में पूर्व में भी कुछ वीडियो भेज चुकी हूँ और उसी क्रम में आज हम करेंगे अनुलाभ या परक्यूजेट्स। ये इनको पर्क भी कहा जाता है, पर्क्स भी कहा जाता है। तो नियोक्ता अनुलाभ क्या है ये पहले हम समझें। तो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं लाभ दिए जाते हैं। ये नगद या वस्तु या सुविधा के रूप में दिए जा सकते हैं। ये सुविधाएं या लाभ नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से या किसी अनुबंध के अधीन प्रदान किए जाते हैं और दिए जाते हैं। आयकर के लिए केवल सुविधाएं एवं लाभ ही अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु अथवा सुविधा के रूप में दिए गए हों, लेकिन जिनका आयकर अधिनियम में दिए गए नियमों के अनुसार मौद्रिक मूल्यांकन किया जाता हो। तो अनुलाभ को 3 श्रेणियों में आयकर की दृष्टि से या आयकर के अधिनियम के अंतर्गत अनुलाभों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, परक्यूजेट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, यानी सभी कर्मचारियों के लिए ये कर योग्य होंगे। दूसरा है केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, परक्यूजेट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली। कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो कि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होंगे। और तीसरा है सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, परक्यूजेट्स टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, यानी सभी कर्मचारियों के लिए ये कर मुक्त होंगे। कर मुक्त होने का मतलब है ये कर्मचारी की वेतन की आय में नहीं जोड़े जाएंगे। जो कर योग्य हैं अनुलाभ वो कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में जोड़े जाएंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ कौन से हैं। तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ में सबसे पहला आता है किराए से मुक्त मकान की सुविधा, रेंट फ्री एकोमोडेशन। यह सुविधा नियोक्ता द्वारा 2 प्रकार से दी जा सकती है, यानी नियोक्ता ने कर्मचारियों को किराया मुक्त रहने के लिए मकान की सुविधा दी है और यह सुविधा 2 तरह की हो सकती है। एक है असुसज्जित मकान यानी अनफर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड हाउस का मतलब है कि केवल मकान दिया जाएगा, उसमें फर्नीचर या घरेलू उपकरण नहीं दिए जाएंगे। और दूसरा है सुसज्जित मकान, फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड हाउस में नियोक्ता के द्वारा मकान के साथ साथ फर्नीचर और घरेलू उपकरण के सामान भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस सुविधा का मूल्यांकन करके आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो नियम दे रखे हैं उस हिसाब से इसका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करके उसे सभी कर्मचारियों के लिए उनके वेतन शीर्षक की आय में जोड़ा जाएगा। तो यह सुविधा अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को दी है, चाहे फर्निश्ड दी हो या अनफर्निश्ड दी हो, दोनों ही स्थिति में सभी कर्मचारियों के लिए ये कर योग्य है। तो इसका मूल्यांकन हम करेंगे और मूल्यांकन करके जो मूल्य होगा वही कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। तो इस सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार से करना है इसके लिए भी नियम दिए गए हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत। और मकान की सुविधा के मूल्यांकन के उद्देश्य से कर्मचारियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी सरकारी कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जो कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों में मूलतः हम केंद्रीय या राज्य सरकार में नियुक्त कर्मचारियों को शामिल करेंगे, किंतु यदि इनकी सेवाएं किसी डेपुटेशन पर अन्य किसी संस्था में या जिस पर सरकारी नियंत्रण हो प्रदान की जाती हैं तो उसमें शामिल होगी। सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में विदेशी सरकार, स्थानीय सत्ता या वैधानिक निगम के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इन कर्मचारियों के लिए मकान की सुविधा का मूल्य, यानी यदि इन कर्मचारियों को किराए से मुक्त मकान की सुविधा दी गई है तो उसका मूल्यांकन नियम 3(1)(3)(a) के अनुसार किया जाएगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं असुसज्जित मकान अगर दिया गया है सरकारी कर्मचारी को, तो असुसज्जित मकान का मूल्यांकन कैसे करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। इस सुविधा का मूल्य जब हम निकालेंगे तो इस सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो इस सुविधा के लिए सरकारी नियमों में दी गई हो
और यह वह राशि होती है जो कर्मचारी को मकान निःशुल्क न देने पर नियमानुसार वसूल की जाती, यानी सरकारी नियमों के अनुसार उस मकान का कितना किराया होता है। यदि मकान कर्मचारी को निःशुल्क नहीं दिया जाता तो कर्मचारी से कितना किराया सरकार वसूल करती। तो ये इस सुविधा का मूल्य होगा सरकारी कर्मचारी के लिए असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य। अब यदि कर्मचारी से सरकार ने कोई राशि मकान किराए के रूप में वसूल की है तो वो रियायती दर पर मकान की सुविधा कहलाती है, और उसे पहले हम ये मानेंगे कि निःशुल्क सुविधा दी गई है, उसका मूल्यांकन उस हिसाब से करेंगे कि सरकारी नियमों के अनुसार उससे कितनी राशि वसूल की जाती है, वह सुविधा का मूल्य होगा। और उसमें से जितना किराया सरकार ने अगर वसूल किया है तो उसको घटा दिया जाएगा, तो शेष राशि रियायती दर पर मकान की सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। तो ये था असुसज्जित मकान का मूल्यांकन सरकारी कर्मचारी के लिए। सरकारी नियमानुसार जितना किराया उस मकान का है वह राशि कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में शामिल की जाएगी। अब दूसरा आता है सुसज्जित मकान का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी यदि सरकार के द्वारा कर्मचारी को मकान के साथ फर्नीचर और घरेलू उपकरण भी दिए गए हैं तो पहले हम उसका मूल्यांकन इस तरीके से करेंगे कि यह सुविधा उसे असुसज्जित दी गई है। असुसज्जित मानते हुए हम जो पहले असुसज्जित मकान का मूल्यांकन का नियम है उस हिसाब से उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद जो मूल्य असुसज्जित मकान के आएगा, यानी सरकारी नियमों के अनुसार उसका जो भी किराया बनता है वो किराया हम यहाँ लेंगे, वो असुसज्जित मकान का मूल्य होगा। और फिर उसके बाद उस मूल्य में निम्न राशि जोड़ दी जाती है, यानी निम्न राशि में हम लेंगे कि घरेलू उपकरण या फर्नीचर अगर नियोक्ता ने स्वयं अपना दिया है, यानी या उसका स्वामी नियोक्ता स्वयं है, तो नियोक्ता के लिए उसकी फर्नीचर की और घरेलू उपकरण की जो लागत आई है उसका 10% वार्षिक हम असुसज्जित मकान के मूल्य में जोड़ देंगे। एक तो ये तरीका। और दूसरा, यदि फर्नीचर व घरेलू उपकरण नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिए हैं तो उसके लिए नियोक्ता ने कितना किराया चुकाया है वह राशि असुसज्जित मकान के मूल्य में जोड़ दी जाएगी। अब फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड, यानी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर तब लेंगे जबकि नियोक्ता ने स्वयं खरीद कर फर्नीचर दिया है तो उसकी लागत का 10% ऐड करना है। और अगर किराए पर लेकर लिया है तो और हायर चार्जेज ऑफ फर्नीचर, यानी अगर किराए पर लेकर फर्नीचर प्रोवाइड दिया है नियोक्ता ने उस मकान में तो जो किराया नियोक्ता के द्वारा उसका चुकाया जा रहा है वो उसका मूल्य होगा। तो ये रहा सरकारी कर्मचारी के लिए सुसज्जित मकान का मूल्यांकन। सुसज्जित मकान का मूल्यांकन किस तरीके से करना है। अब अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, रियायती किराए पर मकान की सुविधा, जिसको अभी पूर्व में मैंने अभी बताया था, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ले सकते हैं वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट ऑफ अकोमोडेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी सुसज्जित मकान मानते हुए पहले हम उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर उसमें से रेंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय, कर्मचारी से कितना किराया सरकार ने वसूल किया है वो घटा देंगे तो रियायती किराए पर मकान की सुविधा का मूल्य आ जाएगा। तो ये था सरकारी कर्मचारी के लिए मकान की किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य। अब बात आती है अन्य कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी, अदर एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए किस तरीके से इसका मूल्यांकन करना है, तो ये अपन कल करेंगे।